हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें धातु और अधातु चैप्टर के अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी चाहे आरबीएसई का एग्ज़ाम दे रहा हो या सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहा हो, जिसमें ये 2024 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा आघात वर्ध्यता। तीसरा प्रश्न है, धातु को पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा तन्यता। अगला 4 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सोना तथा चांदी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सोना। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। अगला 7वां प्रश्न है, धातुएं उष्मा की होती है? तो इसका उत्तर होगा सुचालक होती है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। 8वां प्रश्न है, धातुओं का गलनांक होता है? इसका उत्तर होगा बहुत अधिक। धातुओं का जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, ये वाला जो 9वां प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा जो इसके जैसे प्रश्न होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं या जो प्रश्न हैं जिनमें अपवाद के रूप में आपसे पूछा जाए, तो ये सारे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो 9वां प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम बताइए। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु एक सिल्वर होती है, जिसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एजी होता है। और दूसरी जो धातु होती है वो कॉपर होती है, और इसका प्रतीक क्या होता है? सीयू होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छी चालक धातु का नाम बताइए, तो आपको खाली सिल्वर नहीं लिखना है, इसके साथ में इसका प्रतीक चिन्ह भी लिखें, जिससे एग्जामिनर को ये पता चले कि विद्यार्थी को अच्छी प्रकार से नॉलेज है और उसने ये प्रतीक चिन्ह भी लिखा है, जिससे आपके नंबर कटने के जो चांस है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। अगला जो है इसका क्या है? कॉपर है। कॉपर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सी होता है। तो आप प्रतीक चिन्ह लिखना ना भूलें। और प्रतीक चिन्ह के अंदर एक बात और ध्यान में रखें, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम का प्रतीक चिन्ह, तो क्या होता है? अन्य होता है। प्रतीक चिन्ह के अंदर जो आगे वाला अल्फ़ाबेट होता है ये तो बड़ा होता है, यानी कि बिग लेटर होता है, और जो पीछे वाला अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल यानी कि छोटा होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, तो सोडियम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे सिल्वर की बात करूं, सिल्वर में आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है एजी। एजी के अंदर आप ध्यान से देखो, ए बड़ा है और जो जी है वो कैसा है? छोटा है। अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर के अंदर देखो सी बड़ा है और यू क्या है? छोटा है। इसके अलावा अगर हम एक दो एग्जाम्पल और लें, जैसे कि मैं बात अगर करूँ मान लो मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के अंदर जो ये एम है ये बड़ा है और जी कैसा है? छोटा है। इसके अलावा आप किसी भी तत्व की बात कर सकते हैं जिसके अंदर आगे वाला अल्फ़ाबेट तो बड़ा होगा और पीछे वाला अल्फ़ाबेट क्या होगा? छोटा होगा। 9 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की कुचालक धातुओं का उदाहरण दीजिए।
ऊष्मा की जो धातु में कुचालक है उसका उदाहरण हमसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा लेड। लेड का जो सिंबल होता है वो Pb होता है। और दूसरा इसका उदाहरण है मरकरी। मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। ध्यान रखें, आगे वाला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ा है, पीछे वाला अल्फ़ाबेट क्या है, छोटा है। लेड में भी आप देख सकते हो, P जो आगे वाला है वो बड़ा है और जो B है वो छोटा है। अगला प्रश्न है हमारा PVC। PVC का आपसे पूरा नाम पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछी गई है। जो PVC होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। PVC का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये PVC का पूरा नाम होता है, दिमाग में अच्छे से बैठा लें। PVC का पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, धातुएं कठोर सतह से टकराने के पश्चात आवाज़ उत्पन्न करती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ध्वनिक। इसको क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, सोनोरस है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा ब्रोमीन। और ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Br होता है। तो ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन इसका उत्तर होगा। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Br होगा। अगला 14 प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो द्रव जो धातु होती है उस द्रव धातु का उदाहरण क्या है, मरकरी है। द्रव धातु का उदाहरण क्या होगा, मरकरी होगा। मरकरी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Hg होगा। और इसमें भी जो मैंने आपको बताया था, आगे वाला अल्फ़ाबेट बड़ा होगा और पीछे वाला अल्फ़ाबेट कैसा होगा, छोटा होगा। अगला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में लिथियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह K होता है और लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li होता है। अगला प्रश्न है, ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक बहुत कम होता है। तो इसका उत्तर होगा गैलियम और सीजियम। गैलियम का प्रतीक चिन्ह होता है Ga और सीजियम का प्रतीक चिन्ह होता है Cs। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातुओं का उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा गैलियम और सीजियम। ये दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर वो पिघलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। गैलियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Ga और सीजियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Cs। अगला प्रश्न है, ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो चमकीली होती है। यानी कि ये अधातुओं के अंदर इसका अपवाद हो जाएगा, जो चमकीली है। कौन सी अधातु चमकीली होती है, आयोडीन। क्योंकि आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी चमकीली है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। ये वाले जो प्रश्न है 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर और एक पीछे क्वेश्चन आया था वो, और इस प्रकार के अगर आगे क्वेश्चन और आते हैं वो, ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और पेपर में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। तो आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार रखें। अगला प्रश्न है, हीरे का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। तो इसका उत्तर होगा बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुओं का उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर होगा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह K होता है और लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li होता है। अगर आपको पता हो, अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जिन्हें चाकू से आसानी से काटी जा सके। तो यही उत्तर वहाँ पे लिखा हुआ था, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि क्षारीय धातु का उदाहरण दीजिए, तो भी यही उत्तर होगा। तो ये दोनों प्रश्नों के एक ही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुओं के
गलनांक तथा घनत्व होते हैं अत्यंत कम होते हैं। जो क्षारीय धातुएं होती है उनके जो गलनांक और घनत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? कम होते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, वायु में मैग्नीशियम का दहन किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर होगा चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में दहन होता है। ये प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर धातु है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर एरो का निशान ऐसे आता है और फिर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये 23 का सही जवाब होगा धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 24, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा क्षारकीय या फिर हम कह सकते हैं क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसके लिए आपको मैं याद करने का एक तरीका भी बता सकता हूँ। जैसे हमसे पूछा गया है कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अम्लीय। आपको नाम तो याद ही होंगे, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। बस कंफ्यूज इस बात का रहता है कि अम्लीय किस में लिखें और क्षारीय किस में लिखें। तो अ से अधातु है और अ से अम्लीय है। तो आज के बाद में टेंशन मत लेना। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अ से अधातु और अ से अम्लीय। और जो दूसरा बचा धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारकीय हो जाएगी। अगला प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण दीजिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है और जिंक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला ZnO होता है। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3 और जिंक ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होगा? ZnO। अगला प्रश्न है, ऐसे धातु ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो इसका उत्तर होगा सोडियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Na2O और पोटेशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है K2O। अगला प्रश्न है, ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जिन्हें खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तो इसका उत्तर होगा सोडियम जिसका फॉर्मूला Na है, सॉरी फॉर्मूला नहीं कहेंगे हम इसको, प्रतीक चिन्ह कहेंगे, और पोटेशियम जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? के है। तो ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जिन्हें खुले में रखने पर वो आग पकड़ लेती है। तो एक सोडियम हो जाएगी और दूसरा पोटेशियम। इनको अगर हम खुला रखेंगे तो वायु की उपस्थिति में तेजी से अभिक्रिया करेगी और आग पकड़ लेगी। अगला प्रश्न है, ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो इसका उत्तर होगा सिल्वर जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? Ag होगा, और दूसरा गोल्ड जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Au होता है। कभी कभी आपसे प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिया जाता है। जैसे वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि सिल्वर का प्रतीक चिन्ह बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। सिल्वर का प्रतीक चिन्ह Ag होता है। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बोला आपको गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड यानी कि सोना, तो सोने का प्रतीक चिन्ह भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्या होता है? Au होता है। इसके अलावा जैसे मरकरी की बात करें, मरकरी का प्रतीक चिन्ह भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मरकरी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Hg होता है। तो कभी कभी प्रतीक चिन्ह का भी प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये भी आप अपने दिमाग में अच्छे से नोट रखें। अगला 30 नंबर प्रश्न है हमारा, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत बनती है वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में किसका निर्माण करती है?
तो अपने पास में इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, जैसे धातु है, अगर वो जल के साथ में रिएक्शन करती है तो हमारे पास में क्या बनता है, एक तो धातु ऑक्साइड बनता है और साथ में गैस कौन सी बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जो धातुएं हैं वो जल के साथ में अगर अभिक्रिया करेगी तो किसका निर्माण करेगी, एक तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी और उसके साथ में कौन सी गैस का निर्माण करेगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न है, ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो न तो शीतल यानी कि ठंडे जल के साथ में भी अभिक्रिया नहीं करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Al होगा, और आयरन जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Fe होगा, और जिंक जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Zn होता है। ये जो धातुएं हैं वो ना तो शीतल जल यानी कि ठंडे जल के साथ में और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, केवल और केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है जो कि 3:1 के रूप में होता है। उत्कृष्ट गैसों के उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर होगा हीलियम जिसका प्रतीक चिन्ह होता है He, नियोन जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Ne, और आर्गन जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Ar। इसके अलावा 2-3 उत्कृष्ट गैसें और बची हुई है, उनका जो एग्जाम्पल है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। अगला 35 नंबर प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। तो इसका उत्तर होगा बहुत अधिक, यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका जो गलनांक है और क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर होगा आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक केरोसिन तथा पेट्रोल में घुलनशील होते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर होगा अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर होगा आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। 39 नंबर प्रश्न है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर होगा आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा खनिज। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा अयस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो भूपर पट्टी में स्वतंत्र अर्थात मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, गोल्ड जिसको हम सोना कह सकते हैं, सिल्वर यानी कि चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर यानी कि तांबा। ये जो धातुएं हैं भूपर पट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा भर्जन। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा निस्तापन कहलाती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी या रेत जैसी कई अशुद्धियाँ होती है,
उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा उन्हें गैंग कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है सिनाबार का सूत्र बताइए। तो इसका उत्तर होगा HGS। HGS सिनाबार का सूत्र है। अगला प्रश्न है धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है। अगला प्रश्न है लंबे समय तक वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा उसे जंग कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो इसका उत्तर होगा काले रंग की परत चढ़ती है। अगला प्रश्न है संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो इसका उत्तर होगा तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है। अगला प्रश्न है संक्षारण के कारण लोहे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो इसका उत्तर होगा भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। 52 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा यशद लेपन कहलाती है। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मिश्रातु या फिर हम कह सकते हैं मिश्र धातु। तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है कोई 3 मिश्र धातुओं के उदाहरण दीजिए। मिश्रातु भी कह सकते हैं या फिर मिश्र धातु भी कह सकते हैं। तो पहले पीतल है। पीतल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता। तो दो धातुओं से मिलकर बना है पीतल। और जो कांसा है वो तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ है। और जो सोल्डर है वो सीसा एवं टिन से मिलकर बना है। तो पीतल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? कौन सी दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है? पीतल तांबे एवं जस्ते से मिलकर बना हुआ है। कांसा किन से मिलकर बना हुआ है? तांबे एवं टिन से मिलकर बना हुआ है। और जो सोल्डर है वो किन से मिलकर बना हुआ है? सीसे एवं टिन से मिलकर बना हुआ है। तो 55 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर सोल्डर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सोल्डर का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए सोल्डर का उपयोग किया जाता है। 57 नंबर प्रश्न है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातुक्रम कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? धातुक्रम। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातुक्रम कहते हैं इसको। अगला 58 नंबर प्रश्न है यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। ये सारे प्रश्न इस अध्याय के अंदर अति लघुतरात्मक के रूप में मैं आपके लिए लेकर आया था और इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ाना लाता रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।